हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि एक सीरीज चल रही है, जो कि बहुत सारे जो आने वाले अपकमिंग हमारे जो एग्जाम्स हैं उसमें हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर हमारा DSSP का एग्जाम हो या फिर हमारे यूपीटीजीटी का जो एग्जाम आने वाला है, या फिर जितने भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं DSSP का जो भी मतलब सेपरेट क्लासेस स्टार्ट कर सकती हूँ। जैसे कि उसमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट वर्क्स, मेनली जो DU और इग्नू का जो सिलेबस है वही हमारा DSSP का सिलेबस है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मतलब जो भी उसमें राइटर है उनका एक जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्क दे रखे हैं उनसे रिलेटेड मैं MCQ सेपरेट करके अपना प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूं। और आप लोग अभी मतलब 1 महीने हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है कि आप जितना हो सके उतना करिए। जो नहीं हो पा रहा वो इतना बड़ा तो आप अचीव भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस टाइम यही हो सकता है कि आप MCQs करिए, यानी कि आप पूरा समरी पढ़ लें। उसके बाद क्या करें कि MCQs जितना हो सके उस वर्क से रिलेटेड, उस राइटर से रिलेटेड करिए, जिससे क्या ना आपका बेस अच्छा बना रहेगा और आप एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। तो इसी होप के साथ अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताइएगा, फिर जैसा होगा वैसा हम लोग अरेंज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, द फर्स्ट प्ले ऑफ बेन जॉनसन इज, बेन जॉनसन का जो फर्स्ट प्ले है वो कौन सा है? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, या फिर सिंथिया रेवल्स, या फिर द एल्केमिस्ट, या एपिसेंस और द साइलेंट वुमेन? बताइएगा सही ऑप्शन क्या है इसमें से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये राइट हो जाएगा। इसकी पब्लिकेशन डेट की बात करूं अगर, 1598 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। ओके, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क है बेन जॉनसन का, तो इनके जो एसेज हैं उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हैं, तो वो भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इनका जो द एल्केमिस्ट करके जो इनका प्ले है ये भी काफी ज्यादा फेमस है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये चारों वर्क्स जो हैं ये बेन जॉनसन के ही हैं। तो यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट प्ले कौन सा था, तो ये यहाँ पे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि एक कॉमेडी में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है ये। द फर्स्ट पोएट लॉरियट इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर जो इंग्लैंड का जो पहला राष्ट्र कवि कौन था, ये पूछा जा रहा है। पोएट लॉरियट का मतलब होता है कि राष्ट्र, वहां का जो राष्ट्रीय कवि बोला जाता है। थॉमस कार्लाइल, या फिर अलेक्जेंडर पोप, या जॉन ड्राइडन यहाँ पे हो जाएंगे, या फिर जॉन रस्किन। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तो हमारे हिसाब से सही आंसर क्या होगा, जो कि सही भी है, और तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1689 में इन्हें चार्ल्स सेकंड ने इन्हें बनाया था पोएट लॉरियट। उसके बाद इनके जो सक्सेसर हुए, यानी कि इनके बाद कौन पोएट लॉरियट बना, तो थॉमस चैडवेल, और जो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट राइटर है नहोम टेट। दोनों ये ड्रामेटिस्ट थे, इसके बाद आए थे, जॉन ड्राइडन के बाद ये पोएट लॉरियट की पोजीशन पे आए थे 1689 में। चार्ल्स सेकंड ने इनको बनाया था, क्या, जॉन ड्राइडन को पोएट लॉरियट, फर्स्ट पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लिश लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे लिंग्विस्टिक पार्ट का है। द टर्म यूज्ड फॉर नॉन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग इज, यानी कि जो नॉन लिंग्विस्टिक हैं उनके जो स्पीकिंग का एस्पेक्ट है उसको क्या बोला जाता है? तो मेटा लैंग्वेज बोला जाता है, या पैरा लैंग्वेज बोला जाता है, या प्रोटा लैंग्वेज बोला जाता है, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं बोला जाता है। तो सही लैंग्वेज यानी सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हो जाएगा, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज डिपोज्ड फ्रॉम द इंग्लिश थ्रोन इन द ग्लोरियस और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इन 1688? 1688 में जो रक्तहीन क्रांति थी एक तरीके की, तो उसमें गौरवपूर्ण, यानी रिवॉल्यूशन या ग्लोरियस मतलब गौरवपूर्ण जो क्रांति थी, जिसमें आप किसी के साथ हत्या नहीं कर सकते, किसी का खून नहीं बहाते, तो वैसी क्रांति को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या ब्लड लेस क्रांति बोलते हैं। ओके, जो कि 1688 में हुई थी। तो बताइएगा इस टाइम पे कौन से जो किंग थे उनको मतलब डिपोज किया गया था, उनको मतलब उनके पद से हटा दिया गया था? एलिजाबेथ फर्स्ट, या फिर जेम्स सेकंड, या फिर जॉर्ज सेकंड, या फिर यहाँ पे विलियम एंड मैरी? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? जेम्स सेकंड जो है हमारा राइट हो जाएगा। इनको क्या कर दिया जाता है? इनको डिपोज कर दिया जाता है, किसके द्वारा?
पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट इसको इनको क्या करती है, डिपोज्ड कर देती है, क्योंकि इन्होंने किया था, जो रोमन कैथोलिक चर्च था, रोमन कैथोलिक जो चर्च था, उसको फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश किया था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। दैट्स वाई कि इनको अपने पद से पार्लियामेंट ने क्या किया, पदच्युत कर दिया, यानी कि हटा दिया, और इस इनकी जगह पे क्या आ गई, मैरी जो है, जो अंतिम ट्यूडर डायनेस्टी की थी, तो वो यहाँ पे आके थ्रोन पे उनका मतलब वो थ्रोन पे आके क्वीन बनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स को सबसे पहले किसने यूज किया? थॉमस यट ने, या फिर हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे ने, या फिर सर थॉमस मोर ने, या फिर नन ऑफ द एबव, यानी कि इन चारों में से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं बात करूँ थॉमस यट की, तो इन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। सोनेट को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, गया था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे जो है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और सबसे ज्यादा यूज किया था ये जो हमारा ब्लैंक वर्स है, ब्लैंक वर्स को यूज किया था सबसे पहले इंग्लैंड में अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड भी इनको बोलते हैं। तो इन्होंने जब मतलब ट्रांसलेशन किया था, जो ग्रीक वर्क था वर्जिल का एनीड, एनीड जो ट्रांसलेट किया था इन्होंने, एनीड के ट्रांसलेशन में इन्होंने सबसे पहले यूज किया था इसका ब्लैंक वर्स। ठीक है, ब्लैंक वर्स का। और ये एक मतलब अनराइम्ड होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और ये जो एनीड है, ये वर्क किसका है? तो ये है वर्जिल का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ब्लैंक वर्स को सबसे पहले किसने यूज किया? तो हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ने। ओके, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थॉमस मोर का यूटोपिया जो है, ये वर्क जो यूटोपिया है, वॉज ओरिजिनली रिटन इन, यानी कि ओरिजिनली जो इसका टेक्स्ट है, वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? रोमन में, या लैटिन में, या इंग्लिश में, या स्पेनिश में? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लैटिन में। और अगर बात करूं यूटोपिया क्या है, यानी कि ऐसा वर्ड जहां पे सब कुछ क्या हो, परफेक्ट हो, सब कुछ बैलेंस्ड हो, यानी कि जहां पे कोई दुख ना हो। ठीक है, वो ऐसा जो वर्ड होता है उसको हम यूटोपिया बोलते हैं, और जो कि मतलब नॉर्मली ऐसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता रियल में। बट ये एक इमेजिनरी वर्ड है, जिसमें हम चाहते हैं कि सब कुछ क्या है ना, हमारे अकॉर्डिंग हो, सब कुछ परफेक्ट हो। और अगर इसके मतलब हम बताएं इसका क्या पब्लिकेशन कब था, तो 1516 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। तो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूटोपिया से रिलेटेड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस इज अ फेमस वर्क ऑफ, ये जो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है, ये एक फेमस वर्क है किसका? ए ऑप्शन हमारा जो है एफ बैकन, बी ऑप्शन है बी रसेल, या फिर सी ऑप्शन आर किपलिंग, या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? बर्ट्रांड रसेल। बर्ट्रांड रसेल, बी रसेल मतलब बर्ट्रांड रसेल। अगर कहीं एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, दैट्स वाई कि मैं फुल नेम भी लिखे दे रही हूँ यहाँ पे। बर्ट्रांड रसेल यहाँ पे राइट हो जाएगा, और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1913 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से हो गए, जो बाकी ज्यादा कुछ डे पे हमको पढ़ना नहीं है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो मॉडर्निज्म पीरियड का वर्क है, तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए। ओके, तो बर्ट्रांड रसेल यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1930 में इसका पब्लिकेशन हुआ था, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक द एल्केमिस्ट? ठीक है, अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेन जॉनसन ने जो एल्केमिस्ट लिखा है, वो है इनका प्ले। ठीक है, ये प्ले जो इन्होंने लिखा है, वो है बेन जॉनसन का। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बहुत लिटिल लिटिल जो कंफ्यूजन होती है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है गलत हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि उससे जरूर पढ़िए जो आपको सारे कंफ्यूजन आपकी क्लियर करता हो। देखिए, जो यहाँ पे जो द अल्केमिस्ट पूछा गया है, ये बुक है। ठीक है, ये बुक जो है, ये किसने लिखी है? नेपोलियन हिल ने, या फिर न्यूटन ने, या फिर पाउलो सोएलो ने, या फिर हेलेन फ्रोग ने? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाउलो सोएलो यहाँ पे राइट हो जाएंगे, बिकॉज ये क्या है, अगर इसका मैं जॉनर पूछूं कि ये जॉनर कौन सा है, तो ये बेसिकली एक नॉवेल है। क्या है? ये एक नॉवेल है। ओरिजिनल जो इसकी ओरिजिनली जो ये लिखी गई है किस लैंग्वेज में, तो ये लिखी गई है पुर्तगीज में। पुर्तगीज में इसको लिखा गया है।
ओके। और इसका जो मैं बात करूं कि ये फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी, तो 1988 में इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था। 1988 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी। और जो ये हमारे राइटर है पाउलो सोएलो, ये कहाँ के, तो एक ब्राजीलियन ये राइटर है, ब्राजीलियन ऑथर है, ब्राजीलियन ऑथर है। ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको याद रखिएगा इस बुक से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, चूज द बेस्ट आंसर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल द फॉलोइंग आर शेक्सपियरियन प्लेस एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से जितने भी हैं उनमें से शेक्सपियरियन प्लेस हैं, बट कोई एक ऐसा प्ले है जो शेक्सपियर का प्ले नहीं है। तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट एंड द फॉस्टर्स। फॉस्टर्स का क्या मतलब है ये भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये शेक्सपियर का प्ले है। विंटर्स टेल यहाँ पे शेक्सपियर का प्ले है। द टेम्पेस्ट जिसको स्वान सॉन्ग बोलते हैं, लास्ट प्ले है इनका, तो इसको स्वान सॉन्ग बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, शेक्सपियर का प्ले है। बचा हमारा क्या है, द डॉक्टर फॉस्टर्स, इसका क्या नाम है, डॉक्टर फॉस्टर्स, इसका फुल नेम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ, ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। देखिए इसकी स्टोरी मैं अगर बात करूँ तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि एक डॉक्टर होता है, तो इतना महत्वाकांक्षी होता है, कि इतना क्यूरियस होता है कि उसको सब कुछ जानना रहता है। तो होता क्या है कि वो बढ़िया सा डॉक्टर होता है, साइंस वाइंस में उसका अच्छा रहता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ और एडवेंचर चाहता हूँ। वो चला जाता है अपना वो झाड़ फूक और जो एक काली तंत्र काल तंत्र वाली जो भी विद्या होती है उसको भी सीखने की कोशिश करता है। दैट्स वाई कि वो आगे चल के क्या बनता है, उसके ट्रेजेडी का कारण बनता है, उसके डेथ का कारण बनता है। तो यही कुछ बात थी यहाँ डॉक्टर फॉस्टर्स में। ये पब्लिश हुआ था 1604 में, 1604 में ये पब्लिश हुआ था, और ये था क्रिस्टोफर मॉलोफ का, क्रिस्टोफर मॉलोफ का ये वो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए हमारे डॉक्टर फॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस द क्वीन ऑफ फिगर इज, फिगर ऑफ स्पीच की जो क्वीन है वो कौन है, सिमिली है या हाइपरबोल है या अपोस्ट्रोफी है या मेटाफर है या नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो लॉन्जाइनस के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे इनका जो वर्क है ऑन द सबलाइम, ऑन द सबलाइम इनका वर्क है। और उनमें उसमें इन्होंने बताया है जो ब्यूटी ऑफ आर्ट के बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनहेंस कर सकते हैं ब्यूटी को, आर्ट को कैसे इनहेंस करते हैं। तो उसमें क्वीन ऑफ फिगर जो है वो उन्होंने मेटाफर को बताया है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी पब्लिश्ड इन 1871, 1871 में, और फर्स्ट नॉवेल कौन सी है थॉमस हार्डी की जो पब्लिश हुई थी, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, डेस्परेट रेमेडीज, या फिर अ पेयर ऑफ ब्लू, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेस्परेट रेमेडीज, डेस्परेट रेमेडीज, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नेम द इंग्लिश पोएट ऑफ 18th सेंचुरी हुज वर्क्स इंक्लूडेड रेप ऑफ द लॉक और डोन्सियार्ड एंड एसे ऑन मैन। ये तीनों वर्क्स किसके हैं। तो यहाँ पे आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपको तीन वर्क्स भी पता हो गए, साथ ही मैं कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको देने वाली हूँ। देखिए रेप ऑफ द लॉक, डोन्सियार्ड एंड द एसे ऑन मैन, ये वर्क्स किसके हैं, जो कि 18th सेंचुरी के एक फेमस पोएट थे, नेल्सन मंडेला के या विंस्टन चर्चिल के, या फिर यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप, या नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर पोप। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए जो अलेक्जेंडर पोप से हैं। तो इन्होंने होमर के वर्क्स का ट्रांसलेशन किया, किसके वर्क्स का, तो इन्होंने होमर के वर्क्स का ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। साथ ही साथ ये ऑगस्टन लिटरेचर को होल्ड करते हैं, ऑगस्टन जो लिटरेचर ऑगस्टन पीरियड है उसको इन्होंने होल्ड किया है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके, एसे ऑन क्रिटिज्म, एन एसे ऑन क्रिटिज्म भी इनका वर्क है, एसे ऑन मैन भी इनका वर्क है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये भी इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पे कुछ और पॉइंट हैं यहाँ पे, आई थिंक ऑगस्टन लिटरेचर से तो हो गया। ओके। हम्म। एक इनकी फेमस जो कोट है वो भी यहाँ पे याद रखिएगा,
टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। एसे ऑन मैन में ये आपको कोट मिल जाएगी, जो कि फेमस कोट है, ये याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में ये रिपीटेड हुई है। तो यानी कि गलतियां करना तो इंसान का काम है और माफ करना ईश्वर का काम है। तो आप माफ करिए और ईश्वर के अकॉर्डिंग कर्म करिए। तो यही कहना चाहते हैं एसे ऑन मैन में, काफी फेमस कोट है, तो इसको भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चौसर्स लेजेंड ऑफ गुड वुमेन हाउ मेनी लेजेंड्स आर देयर, यानी कि इनकी जो लेजेंड ऑफ गुड वुमेन जो कि इन्होंने एड्रेस किया है, जो ग्रीक और रोमन जो वुमेन्स थी उनको इन्होंने डेडिकेटेड किया है। तो ये मेनली इसमें कितने लेजेंड वुमेन हैं ये पूछा गया है। तो बेसिकली इसमें आपको 10 मिलेंगी, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज कर देंगे हम। हमारी जो 10 यहाँ पे मिल जाएंगी, 10 लेजेंड्स थी। अगर आपको चाहिए तो इतना डीप में वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर आप मतलब जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं। क्लियोपैट्रा, थिस्बे, मेडिया, फिलिस, हाइपसिबली एंड एरियंड एंड ल्यूक्रेसिया, फिलोमनी एंड हाइपरमेनेस्ट्रा, डीडो, ठीक है। तो ये कुछ फेमस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये वर्जिल और एनीड, इन सब के जो लेजेंड है, इनके वर्क्स हैं, यहाँ से इनका सोर्स गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन है और इनको इन्होंने अपने वर्क द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में एड्रेस किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1901 से लेकर 1910, 1901 से लेकर 1910 के बीच का जो पीरियड है उसको क्या बोला जाता है? द प्री रैफेलाइट पीरियड, या फिर द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, द एडवर्डियन पीरियड, या फिर द जॉर्जियन पीरियड। ओके, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, द एडवर्डियन पीरियड। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं बता दूं, क्योंकि जैसा कि आदत है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिटरेरी फिगर हैं जो कि आपको एडवर्डियन पीरियड में मिलेंगे, तो उनको नोट डाउन कर लीजिए। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। लिटरेरी फिगर के तौर पे आपको यहाँ पे गार्ल्स वर्दी मिल जाएंगे। गर्ल्स वर्दी काफी इंपॉर्टेंट राइटर हमारे यूपीटीजीटी के पार्ट हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जोसेफ कॉनराड। जोसेफ कॉनराड काफी ज्यादा इम्पैक्ट है इनका इंग्लिश लिटरेचर पे। और नेक्स्ट वन इज रुडयार्ड किपलिंग, काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की नॉवेल्स हैं, पढ़िएगा जाके कभी, अच्छी भी है। रुडयार्ड किपलिंग यहाँ पे हो जाएंगी। और जो अनदर है यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है इस एडवर्डियन जो एरा है, एडवर्डियन जो पीरियड है, इससे ये बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चौसर को इंग्लिश लिटरेचर का फादर किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने, या फिर यहाँ पे जॉन ड्राइडन ने, या डॉक्टर जॉनसन ने, या टीएस इलियट ने? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जॉन ड्राइडन। ओके, जॉन ड्राइडन ने किसको बोला था? जॉफरी चौसर को बोला था फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सेशन खत्म होता है। बहुत अच्छी तरीके से हमने इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे देने वाली हूँ आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सर्च करके बनाती हूँ, दैट्स वाई कि आपका ये सेशन थोड़ा सा लेट हो गया। तो अगर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट चाहिए, डी ट्रिपल एस पी की बहुत अच्छी तरीके, क्योंकि मेरा बहुत मन है कि मैं डी ट्रिपल एस पी की तैयारी आप लोगों को करवाऊं और बहुत ही अच्छे वे में करवाऊं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, अगर आप सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट नहीं करेंगे तो शायद ही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि इतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको मेन डीयू का सिलेबस है, ये डीयू जो भी है ऑनर्स का सिलेबस है, या फिर आपको ये थोड़ा सा सिमिलर इग्नू का सिलेबस भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है। तो जब आपको सेम ऑथर मिल गया तो आप क्या करिए ना, कि उस ऑथर का मतलब जितना हो सके एमसीक्यू पढ़िए। और साथ ही साथ क्या है ना कि हमारा जो उसके साथ वर्क दे रखा है, जैसे कि क्रिस्टोफर मॉलोव का वर्क दिया है, डॉक्टर फॉस्टर्स, और शेक्सपियर के दो वर्क्स दे रखे हैं, मैकबेथ दिया हुआ है, और एक और वर्क है शायद
मुझे ध्यान नहीं आ रहा बट एक और वर्क है शेक्सपियर का। तो वो जैसे वर्क दे रखे तो उनको उनको पढ़िए जितना हो सके एमसीक्यू, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो देखिए जो 100 नंबर का जो हमारा ये सेकंड पेपर है DSSB में, तो उसमें हमारा पेडागोजी का भी पार्ट इंक्लूडेड है, जिसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और इंग्लिश लिटरेचर में आपको पूरा लिटरेचर भी नहीं आएगा। हो सकता है कि उसमें आपका 60% लिटरेचर आए और 20% हमारा ग्रामर का पोर्शन हो, या फिर उसमें पैसेजेस इंक्लूडेड हो। साथ ही साथ हम आप पेडागोजी का भी वहाँ पे एक सेक्शन रखा गया है, तो 30 क्वेश्चन तो पेडागोजी के होने ही होने हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। तो अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।